This is the second part of our discussion on portfolios risk analysis, and this is 133rd module of financial management. In this module, we'll see that how we can calculate the risk of a portfolio. इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अब हम अगले स्टेप में एक पोर्टफोलियो के रिस्क की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं. बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द कैलकुलेशंस, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखना है वो ये है कि पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा स्टॉक्स होंगे, कम से कम 2, 3, 4, 10, 20 और कोई भी नंबर हो सकता है. लेकिन पोर्टफोलियो का एवरेज रिस्क उन स्टॉक्स के एवरेज रिस्क के बराबर नहीं होता. यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स हैं और उनका इंडिविजुअल रिस्क इतना है, तो मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क उन तीनों के रिस्क को ऐड करके 3 से डिवाइड करने से या वेटेड एवरेज के कैलकुलेट करने से नहीं आएगा, बल्कि मेरे पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो उसके इंडिविजुअल रिस्क की एवरेज से मजीद कम होगा. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑन आवर रिस्क. यानी पोर्टफोलियो का रिस्क, हम ये बात यहाँ से कह के आगे चलते हैं कि पोर्टफोलियो का रिस्क हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क की एवरेज से कम होता है. और अगला सवाल कि ये कम क्यों होता है, ये वो डिस्कशन है जो हम पिछले मॉड्यूल में कर चुके हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल कोरिलेशन ऑफ द स्टॉक्स दैट एग्जिस्ट अमंग देम एंड दैट ऑल्सो कॉजेज देयर कोवेरियंस. तो उनकी जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक के साथ जो वेरिएशन है वो रिड्यूस हो जाती है उस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान एक कोरिलेशन पाई जाती है जो एब्सोल्यूट नहीं होती. यानी अगेन वी कैन से दैट इफ देयर एग्जिस्ट्स एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन among the stocks of the portfolio, then and only then the risk of the portfolio will be the same as that of the average of individual stocks. यानी individual stocks के रिस्क की वैल्यू का जो एवरेज है वो सिर्फ उसी सूरत में पोर्टफोलियो के रिस्क के बराबर होगा अगर उन तमाम स्टॉक्स की दरमियान जो कोरिलेशन पाई जा रही है वो +1 हो. And practically there is no evidence that 2 stocks have got absolute positive correlation. Now let's see that how this portfolio's risk is calculated. On the screen you can see that there is a grid where we have got 2 stocks A and B in the row and also in the first column. And there are 4 boxes which are showing the relationship and the covariance of each stock with the other stock. For example, if we take the first box which is the covariance of A and A, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टॉक A का अपने ही साथ कोवेरियंस लिया जा रहा है. तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को अपने ही साथ उसका कोरिलेशन निकालना चाहेंगे तो वो हमेशा एब्सोल्यूट 1 होगा, क्योंकि दोनों कॉलम्स में 100% आइडेंटिकल वैल्यूज होंगी. सो किसी भी वेरिएबल का उसके अपने साथ कोरिलेशन हमेशा 1 हुआ करता है, लेकिन किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ ये कोरिलेशन की वैल्यू 1 नहीं होती, बल्कि इससे कम हो सकती है. इफ वी लुक एट द सेकंड बॉक्स इन द सेकंड रो, वी सी दैट दिस इज द कोवेरियंस ऑफ स्टॉक बी विद स्टॉक ए. यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि correlation of A with B is the same as the correlation of B with A. यानी covariance of A and B covariance of B और A के बराबर होगा. इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो बॉक्सेस हैं स्टॉक B के 3rd कॉलम के नीचे और स्टॉक A की रो के सामने और स्टॉक A के कॉलम के नीचे स्टॉक B के सामने, वो एक जैसे कॉलम्स हैं, यानी covariance of A and B will be the same. Now let's have a look at the formula that how do we calculate these covariances. In every box we can see the formula
of covariance of that stock with the other stock. In the first column, we have got the covariance of stock A with stock A. तो जैसे मैंने कहा कि इसके फॉर्मूले के अंदर दोनों ही जब हमारे पास एक ही वेरिएबल होंगे तो हम उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड द फॉर्मूला इज sigma A is multiplied by sigma A, and this is actually the standard deviation or the risk of individual stock. Rho A means that this is the value of correlation coefficient of stock A with stock A. और जैसे मैंने कहा कि किसी भी स्टॉक की कोरिलेशन उसके अपने ही साथ कैलकुलेट की जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव 1 आएगी. एंड XA means the percentage of money or investment that we have put in stock A. यानी जाहिर है कि जब हम दो स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो कुछ परसेंटेज स्टॉक A में होगी और कुछ परसेंटेज स्टॉक B में होगी. मैं कॉलम B के स्टॉक प्राइस के नीचे, स्टॉक वैल्यू के नीचे स्टॉक A के सामने जो बॉक्स है उसको देखते हैं कि इस केस के अंदर हमारे पास सिग्मा A is multiplied by sigma B, यानी risk of stock A is multiplied by risk of stock B, and then we have got the correlation coefficient value, correlation value which is rho AB, यानी A stock और B के दरमियान जो correlation पाई जा रही है. And then we have got the percentage of investment in stock A and stock B. As I mentioned earlier, that there are two diagonal identical boxes, यानी स्टॉक A की B के साथ जो कोवेरियंस है वही B की A के साथ है. So when we put this grid together to calculate the portfolio's risk, हम इन तमाम बॉक्सेस को आपस में ऐड कर देते हैं और जो आंसर हमारे पास आता है that is the variance of that portfolio. Let's have a look at it in the form of this equation. So this is the equation of variance of the portfolio, and the result of this is ultimately converted into standard deviation by taking the square root of it. And you can see that in this equation we have got sigma A square, because sigma A multiplied by sigma A gives you A square, and XA multiplied by XA gives us XA square. Now the question is, where is rho AA, यानी correlation coefficient of A with A's value, वो कहाँ गई? Whenever we multiply any amount with 1, we get the same value. इसलिए rho AA जिसकी value 1 थी उसको हमने eliminate कर दिया. So this is what is the shortened form of this first covariance of stock A with stock A, and then the covariance of stock B with stock B, and the two identical boxes जो हमें स्टॉक A और B के बाहमी कोवेरियंस के बारे में बता रहे थे. क्योंकि ये एक जैसे थे इसलिए हमने इनको दो दफ़ा लिखने के बजाय उसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेरिएंस और द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो. और जैसे मैंने कहा, हम इस को कंक्लूड कर सकते हैं ये कहते हुए कि इस इक्वेशन के ज़रिए से जो आंसर हमारे पास आता है, जो वैल्यू हमारे पास आती है, उस वैल्यू को फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं और वो उस पोर्टफोलियो का रिस्क होता है. और वो रिस्क प्लस माइनस वैल्यूज़ के साथ होगा, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. एंड डेफिनेटली दिस वैल्यू ऑफ द रिस्क will be less than the value of the combined average of the risk of stock A and stock B.